नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा शो देश का सवाल। क्या हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पड़ चुकी है? क्या नागरिकता बिल का विरोध सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? इन सवालों के बीच नागरिकता बिल को लेकर संसद में घमासान मचा है। वहीं बिल के खिलाफ सड़कों पर आगजनी और प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष समेत तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नागरिकता संशोधन बिल के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? और इसी मामले पर इमरान खान ने बेवजह का बयान देते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और नागरिकता कानूनों का उल्लंघन है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान को मिर्ची आखिर क्यों लग रही है? देश का सवाल में आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस होगी जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। गैर मुस्लिमों को राहत से बुद्धिजीवी आखिर क्यों आहत है? हिंदुओं को शरण मिलने से मुस्लिमों को कहां खतरा दिखाई देता है? क्या नागरिकता बिल से भारत पाकिस्तान बन जाएगा? क्या नागरिकता बिल संशोधन बिल विपक्ष को सरकार का जिन्ना फॉर्मूला लगता है? और क्या कांग्रेस एक बार फिर देश हित से जुड़े मुद्दे पर इमरान की भाषा बोल रही है? नागरिकता बिल के लोकसभा से पास हो जाने के बाद बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐतिहासिक बताया तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। जो अमानवीय अन्याय था उसको मानवीय न्याय मिला है। आज दशकों से जो लोग पूरी तरह से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का शिकार थे उनको न्याय मिला है। आज जो कुछ लम्हों की खता थी और उस लम्हों की खता जो दशकों सजा झेली है देश ने, उन लोगों ने, उसको जो है वो करेक्ट करने का वक्त आया है और करेक्ट किया गया है। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग इसकी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा मुसलमानों में बड़े पैमाने पे डर है। कई फोन मुझे आते रहते हैं, उनको लगता है क्या होगा हमारा, क्या होगा। इस तरह का एक डर निर्माण करना, यही उद्देश्य ये संशोधन बिल का है और दूसरा कुछ नहीं। सीएबी को लेकर लोकसभा में दिन रात बहस के बाद यह विधेयक पारित हो गया। लोकसभा में इनके सरकार के साथ नंबर थे, यानी कि लोकसभा में आंकड़ा सरकार के पक्ष में था, लेकिन राज्यसभा की राह आसान नहीं। बुधवार को राज्यसभा में बिल पेश होना है। उसके पहले पूर्वोत्तर में विरोध के शोले धधक रहे हैं। जी हां, विरोध के शोले धधक रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखें तो इसके साथ साथ यहां पर आर पार की लड़ाई मची हुई है और इसी के साथ साथ जिस तेजी से सरकार बढ़ रही है उसी तेजी से विरोध भी मुखर हो रहे हैं। आज इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ एक पैनल है। जी आप पैनल को इससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं यह बता देना चाहता हूं कि आपको यहां बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। यह देश का सवाल है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी मौजूद हैं। हमारे साथ अनिर्बान बनर्जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आपकी विचारधारा टीएमसी के आसपास, टीएमसी के इर्द गिर्द दिखाई देती है। हमारे साथ इलियास सराफुद्दीन साहब, आप हैदराबाद से हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं लेकिन आपकी भी विचारधारा हैदराबाद के उस सांसद के आसपास और सोच ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के आसपास दिखाई देती है। हमारे साथ बीएल वोहरा साहब, जी आप पूर्व होम सेक्रेटरी रहे हैं और मणिपुर के मामलों के आप जानकार माने जाते हैं। हमारे साथ अजीत मंडोला साहब, जी हां, इंडिया न्यूज के क्षेत्रीय चैनलों के आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मुस्तफा खद्दाम हुसैन साहब भी जुड़ेंगे और हमारे साथ कुछ और मेहमान इस बीच जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बहस शुरू करूं, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट।
गैर मुसलमान को राहत से बुद्धिजीवी आहत क्यों? हिंदू को शरण मिलेगी तो मुसलमानों पर खतरा बढ़ेगा। नागरिकता कानून से क्या हिंदुस्तान बन जाएगा पाकिस्तान? मोदी सरकार पर विपक्ष का चिन्ना फॉर्मूला। हिंदू पाकिस्तान वाली दलील से कौन फैला रहा है दहशत? संसद में एक तरफ नागरिक संशोधन बिल पर लोकसभा की मुहर लग चुकी है, दूसरी तरफ सरकार पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो इसके जरिए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। संसद से लेकर सड़क तक शोर शराबे और हो हंगामे के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के ट्वीट से नया संग्राम शुरू हो गया। स्वरा भास्कर ने बिल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। स्वरा ने ट्वीट करके कहा, धर्म नागरिकता का आधार नहीं है, धर्म भेदभाव का आधार नहीं हो सकता, राज्य धर्म के आधार पर फैसला नहीं ले सकता। नागरिकता संशोधन बिल ने मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा है। एनआरसी सीएबी प्रोजेक्ट में जिन्ना का पुनर्जन्म हुआ है। हिंदू पाकिस्तान को मेरा हेलो। स्वरा के इस ट्वीट के साथ ही सवाल उठने लगे, आखिर क्यों हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं? देखिए, जिसके पास जो चश्मा चढ़ा होता है उसको ही दिखाई पड़ रहा है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम धारणा रखने वाले लोग हैं। हम लोग दुखी और पीड़ित लोगों को शरण देने वाले लोग हैं। लेकिन जिन्होंने इस देश का विभाजन किया, अपना लालसा को चरितार्थ करने के लिए टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया, वो धर्मनिरपेक्षता पाठ पढ़ाने की कोशिश करे, ये शर्म नहीं होता है उनको? स्वरा भास्कर के खिलाफ गुस्से की वजह ये भी बन रही है कि वो जाने अनजाने पाकिस्तान के हुक्मरानों की आवाज को ताकत दे रहे हैं। लोकसभा में बिल के पारित होने के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। इमरान ने नागरिकता संशोधन बिल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इमरान ने बिल को आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की सोच का हिस्सा बताया। सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान की संसद में बन रहे कानून पर पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है? उधर गृह मंत्री अमित शाह सदन में चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि नागरिकता बिल में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। झूठ मूठ का डर फैलाया जा रहा है। गृह मंत्री के दावे को झुटलाने में जुटा है विपक्ष। नागरिक संशोधन बिल पर विपक्षी पार्टियां देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाकर मानो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि ऐसे बयानों से दुनिया में भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया का माहौल बन रहा है। I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि आखिर विरोध में किस तरह के सुर सामने आ रहे हैं। आइए हम चलते हैं बहस पर। बहस पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल है जिनका तारुफ मैंने पहले आपसे करा दिया था, लेकिन शिवसेना के संतोष दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन चूंकि लाजमी है, सरकार ने विधेयक पारित किया है, सरकार का विधेयक है, तो सीधे हम सरकार की प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया से पहला सवाल लेते हैं। शाजिया, आरएसएस के एजेंडे को बीजेपी थोप रही है, क्या राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? किस तरह की बात हुई जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही साफ तौर से हम सबों ने सुना कि अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर सारी की सारी बातों को बहुत ही तफसील से एक एक चीज को सामने रखा। पहली बात तो 2014 तक जो लोग आए हुए हैं ये उनकी बात हो रही है। अगर उसमें कोई अहमदियां हैं, अगर उसमें कोई बलोची भाई हैं, अगर उसमें कोई मुसलमान हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा।
लेकिन क्योंकि रिलीजियस परसिक्यूशन थियोक्रेटिक कंट्रीज में, यानी कि मुसलमान देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर से थियोक्रेटिक देश है, इस्लामिक देश है, और वहां पे धर्म के बिना पर अगर कोई प्रताड़ना है तो उन लोगों के लिए उनको शरण देने की बात की जा रही है। इसका ताल्लुक तो इस पैनल पर बैठे हुए किसी भी मुसलमान भाई बहन से नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की बात को कहा जा रहा है। दूसरी बात, मुझे बड़ी हंसी आती है, स्वरा भास्कर बोलने के लिए तो बड़ी उत्सुक रहती है, काश वो थोड़ा पढ़ लिख लेती। अगर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल पढ़ेंगी तो वो समझ जाएंगी कि कोई नए लोग जो सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है और पाकिस्तान में है और वो आना चाह रहे हैं, उनका आना इतना आसान नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट बिल जो ऑलरेडी था उसमें जो संशोधन किया जा रहा है वो नंबर ऑफ इयर्स कम करे जा रहे हैं। यानी कि अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एक 22 है पक्षपात का, तो इस बिना से उनका नेशनलाइजेशन हो सकता है, सिर्फ ये कहा जा रहा है। इसका ताल्लुक ना तो मुझसे है, ना इस पैनल में बैठे किसी भी हमारे मुसलमान भाई बहन से है, क्योंकि हम लोग इंडिया के मुसलमान हैं। हम बात कर रहे हैं उन 3 देशों की जहां पे ऑलरेडी मुसलमान देश है और जहां पे मुसलमान ना होने की वजह से प्रताड़ना होती है और जिसकी वजह से लोग भागते हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अफगान से सिख, गृह मंत्री ने एक और बात कही थी शाजिया, अगर आपको याद होगा, अफगानिस्तान से हमारे इतने सिख भाई हैं जो मौजूद हैं। जी, उन्होंने कहा था पीओके हमारा है, पीओके के नागरिक हमारे हैं, लेकिन रोहिंग्या मंजूर नहीं। जाहिर सी बात है, रोहिंग्या कहां से? पीओके से तो नहीं है, वो बर्मा से है, म्यांमार से है, तो और वो कोई थियोक्रेटिक नेशन नहीं है। तो पीओके का हर इंसान हमारा होगा। पीओके और रोहिंग्या का क्या ताल्लुक है? पीओके का हर इंसान हमारा होगा। इलियास सरफुद्दीन साहब, आप विरोध के लिए विरोध मत करिए। आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कोई भेदभाव नहीं है, आप लोग खामखा का ढिंडोरा पीट रहे हैं। इलियास साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, शाजिया इल्मी जरा सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि इस्लामिक नेशंस नहीं है पाकिस्तान बांग्लादेश, मुस्लिम नेशंस हो सकते हैं। वह इस्लामिक लॉ नहीं है, बल्कि जिन्ना का और मुजीबुर रहमान का कानून है, वहां पे कोई इस्लामिक लॉ नहीं है। दूसरी बात यह है, आपने कहा म्यांमार थियोक्रेटिक नेशन नहीं है, क्या डेमोक्रेटिक नेशन है? म्यांमार लाखों मुसलमानों को जो मार डाले। और तीसरी बात, अरे भैया मेरा जवाब सुनो, मेरा जवाब सुनो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप जवाब सुन लो। जवाब ये है कि आप लोग मुसलमानों के ताल्लुक से जहर रखते हैं, आपको इस्लाम से नफरत है, आप लोग जहरीले लोग हैं, इस्लाम और मुसलमानों से जहर रखते हैं, आप जाहिल लोग हैं। इस्लामिक लॉ नहीं है, वो कुरानिक लॉ नहीं है, वो कुरानिक लॉ नहीं है पाकिस्तान में। इलियास साहब, शब्दों को लेकर शब्दों की मर्यादा बनी रहे। इलियास साहब, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। आप किसी को मर्यादा तोड़कर कोई भी ऐसा जवाब न दे। मैंने पहले कह दिया था कि यहां आपको बात करने के लिए बुलाया गया है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इलियास साहब, शब्दों की गरिमा जिंदा रखिए। आप जानते नहीं है तो क्या बहस डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसलिए यही मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मेरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं जाहिल लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं? सावरकर के बच्चे। इलियास साहब, शब्दों की मर्यादा रखें। आप शब्दों की मर्यादा रखें। एक महिला बैठी हुई है, एक महिला से आपकी बातचीत चल रही है। प्रेसिडेंट की फैमिली को निकाल दिया। आपको देश देख रहा है, आपको देश सुन रहा है। कर रही है डिस्टर्ब करके, नहीं, महिला जहालत कर रही है डिस्टर्ब करके। महिला को चाहिए खामोशी से सुने, जैसा मैंने उनकी बात सुनी है, उनको भी चाहिए खामोशी से सुने। शाजिया, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। शाजिया, थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, उनका जवाब सुन लेते हैं। शाजिया, जवाब से लेते हैं। जाहिल कौन है, कौन तर्क और तथ्यों के आधार पर बोल रहा है? भाई साहब, सब देख, वो तो दिख रहा जाहिल कौन है, गुरु से लेकर तुम्हारे तक, मोदी से लेकर तुम्हारे तक दिख रहा, दुनिया जानती जाहिल कौन है। आप देख लीजिए, गैस में से गटर कौन निकाल रही, गटर में से गैस कौन निकाल रही, दुनिया जानती जाहिल। इलियास साहब, आप जवाब दीजिए। इलियास साहब, आपको आज का विषय पता है, किस विषय पे आपको बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है? आप विषय का ध्यान रखिए आप, और आप अपना जवाब दें। जवाब सुनिए आप।
एनआरसी के मसले में ये लोगों ने साफ तौर पर 30 साल तक कारगिल में जो खून पसीना बहाया, आर्मी के जवान को भी निकाल दिए बाहर। ऐसा कर कर मुसलमानों की सिटीजनशिप खतरे में डाल रहे हैं। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद की फैमिली को निकाल दिए। फर्स्ट सीएम ऑफ आसाम जो औरत थी मुसलमान, उसकी फैमिली को निकाल दिए। ये लोग ऐसा कर कर सिटीजनशिप खतरे में डाल रहे हैं। उसके बाद गैर मुस्लिमों को सिटीजनशिप दे रहे, मुसलमानों को ये लोग स्टेटलेस करके बाहर भी जाने की आप इलियास साहब, आप इस तरह का भ्रम न फैलाएं। भारत के मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को मुझे नहीं लगता, जितना मैंने इस विधेयक को समझा है, कि उसको यहां पर कोई खतरा है। भारत के मुसलमान के कंधे पर बंदूक ना रखें इलियास साहब। अमेरिकन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अमित शाह के ऊपर पाबंदी लगाने की बात अमेरिकन कमीशन ने की है। अनिर्बान आप हाथ जोड़ के क्या जताना चाहते हैं? अनिर्बान मनीष जी क्या बोल रहे हैं ये? अनिर्बान जी, मंडोला साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं यही जताना चाहता हूं कि ये जो सीएबी है, नहीं ये क्या बोल रहे हैं इलियास जी? ये जो सीएबी है ये एनआरसी से, अरे जी पहले सुन तो लीजिए। अनिर्बान आप बोलिए अपनी बात रखिए। एनआरसी से कोई अलग बात नहीं है। एनआरसी और सीएबी एक ही मुद्रा के दो साइड्स हैं। आप पहले देखिए, उन्होंने अमित शाह जी ने सीएबी को प्लेस किया, उसके साथ ही उन्होंने बताया एनआरसी होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा है, अब एनआरसी जो आसाम में हुआ है उसके तहत जो 18 लाख बंगाली उनके नाम एनआरसी लिस्ट से बाद चला गया, उसका क्या होगा? 100 से ज्यादा बंगाली पीपल वो मर चुके हैं आसाम में, आपको याद रखना चाहिए। और बंगाल में 25 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं ना, सिर्फ मुसलमान को नहीं, बंगाली स्पीकिंग पीपल को भी टारगेट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कम्युनल है ही, उसके साथ ही आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं अनिर्बान को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो बंगाली स्पीकिंग है तो आप सबको टारगेट। अब ये फैक्ट्स है भैया, मैं कोई रंग नहीं दे रहा हूं, मैं आपको तथ्य दे सकता हूं। 100 से ज्यादा जो लोग आसाम में आत्महत्या कर चुके हैं वो सारे बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, उनमें से हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और वेस्ट बंगाल में भी वही चित्र है। ये मैं नहीं बता रहा भैया, ये मीडिया में आ चुका है। सिर्फ बीजेपी को समझने की ये जरूरत है कि ऐसी खिलवाड़ जो आप कर रहे हो देश के साथ, इसका जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं? हमारे साथ पूर्व गृह सचिव बैठे हैं, हमारे साथ बीएल वोरा साहब भी हैं। वोरा साहब, अभी तक की बहस आपने सुनी, बीजेपी के ने कह दिया, इलियास सरफुद्दीन को आपने सुन लिया, अनिर्बान को आपने सुना। आखिर कौन है जो डरा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? ये सांप्रदायिक तनाव, ये सांप्रदायिक रंग, आखिर ये केवल सियासत के लिए हो रहा है? आप सही कह रहे हैं, कोई किसी को नहीं डरा रहा, ये सब सियासत है। तो इसको ये देखें कि सिर्फ पिछले 70 साल से ये भारतवर्ष एक देश के रूप में उभरा है, नया नेशन है, अलग अलग लोग यहाँ बसते हैं, हर एक के अपने इंटरेस्ट अलग हैं, हर एक के इश्यूज अलग हैं, हर की चिंताएं अलग हैं, हर के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो जो भी कोई ऐसा कानून बनेगा, कोई ऐसा कानून बन ही नहीं सकता जिसपे सबका कंसेंसस हो, जो सब इस बात को माने। अब जो अमित शाह जी ने जो आर्गुमेंट दिया है वो अपनी जगह वो सही है। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तीनों क्योंकि मुस्लिम राज्य हैं और वहां पे माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आंकड़े भी बताते हैं कि वहां पे हिंदू कितने % थे, आज कितने रह गए। तो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं, जो यहां आए हैं, उनको हम दे दें नागरिकता। आप ये बताएं, अगर ये नहीं होता है तो जितने इमिग्रेंट्स आज की डेट में भारतवर्ष में हैं, राजस्थान में हैं, जम्मू में हैं, तो क्या उन सबको डिपोर्ट किया जाएगा? कानूनी तौर पे तो यही बात बनती है। और दूसरा, ये और बड़े इश्यूज हैं, ये तो खैर एक इंडिविजुअल घटनाओं की बात कर रहे हैं। अब वैसे तो कहें तो दूसरे रिलीजन, अब हम कहें कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइना से पूर्वोत्तर के राज्यों में देश की सेवा की है। हाँ। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आग धधक रही है, जो ज्वालामुखी की तरह वहां पर विरोध के रूप में सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या है वो परमिट जिसको लेकर लोगों में भ्रम है? ये सब जानना चाहते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट की जो चिंताएं वो अलग हैं,
वो हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। उनको यह है भी कोई भी बाहर से ना आए। इनर लाइन परमिट वो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है कि जो भारतीय मूल के लोग भी हैं वो भी वहां जो है नहीं जा सकते, उनको जनरली वहां की परमिशन चाहिए, फॉरेनर तो जा नहीं सकता। और वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। त्रिपुरा के लोग इस वजह से परेशान हैं कि बड़े हिंदूज आ गए बांग्लादेश से, इसमें कोई मुस्लिम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं डीजीपी त्रिपुरा रहा हूं, मुझे मालूम है कि उसमें कोई मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं। असम में यह है कि चलो क्योंकि मुस्लिम आए हैं तो वहां पे उनको तो ये है सब स्टेट्स को कि हमारे यहां कोई नहीं आया, बिल्कुल वहां पे ये इशू है। वो कह रहे हैं कि उनको ये लगता है वोरा साहब कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो हमारे अस्तित्व पे खतरा, हमारी भाषा पे खतरा, हमारे खान पान पे खतरा, हमारी नौकरियों पे खतरा, और इसी के लिए ये विरोध है। और यही हुआ। त्रिपुरा ट्राइबल राज्य था, ट्राइबल किंग थे वहां पे। बांग्लादेश जो आज है वहां पे एक रोशनाबाद एक जगह है, रोशनाबाद चकला, उसकी जमींदारी थी उनके पास। जब पाकिस्तान बना तो उनके वो जो हिंदू वहां पे बंगाली एम्प्लॉइज थे वो भी सारे त्रिपुरा में आ गए। तो इतने आगे धीरे धीरे करके कि ट्राइबल्स को उन्होंने खदेड़ दिया, उनकी जैसा आप कह रहे हैं जमीन ले ली, के खतरे को लेकर ले लिया, और वो अल्टीमेटली तंग होकर पहाड़ों में एक मिनट वो अल्टीमेटली पहाड़ों में चले गए और इंसर्जेंसी हो गई। तो वहां पे हर अलग तरह का इशू है नॉर्थ ईस्ट में और असम में और है। तो वो अब उनकी अपनी चिंता है, उनको बाकी हिंदू मुस्लिम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। उनको यह है कि हमारे यहाँ हमारे घर में बाहर से ज्यादा लोग ना आ जाए। जी हाँ, हमारे साथ संतोष दुबे हैं। दुबे जी, इलियास साहब की एक और समस्या दिखाई देती है। कल जो आपने यू टर्न मारा है लोकसभा में, उससे चिंतित है कि महाराष्ट्र की सरकार कैसे 5 साल पूरा करेगी। देखिए मनीष भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना का शुरू से मानना रहा है कि राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी सरकारें दिल्ली में होंगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन हमारा यह भी मानना है कि जिस तरीके से अभी ये बिल आया है और इस बिल पे हमने संसद में आपने देखा होगा कि हमारे नेताओं ने बिल में जो चेंजिंग की बात की है कि जो भी लोग आ रहे हैं, जितने भी शरणार्थी हैं जिनको आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं शरणार्थियों को प्रश्रय नहीं होना चाहिए, होना चाहिए देश में। अगर वो आ रहे हैं उनको सुरक्षा महसूस हो रही है, उनको सुरक्षित रखना है, उनको संरक्षित करना है, तो ये होना चाहिए। लेकिन आपके सवालों का कल जवाब नहीं दिया गृहमंत्री ने। ऐसा राज्य जी, आपके सवालों की अनदेखी हो गई, गृहमंत्री ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा हूं। लेकिन सरकार ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है, तो कल हमें जो निर्णय लेना होगा हम लेंगे। तो आप कल विरोध करेंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? कल आप विरोध करेंगे ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी? देखिए कल क्या करेंगे ये हमारी जो कमेटी है ये तय करेगी कि हमको क्या करना है। लेकिन जो शिवसेना का जो मुद्दा था, शिवसेना ने जो मांग उठाई कि जो ये सारी आशंकाएं हैं ये दूर होना चाहिए, उसके बाद आप बिल ले आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देश में पहले से ही आप देख रहे होंगे तो अपना चरित्र जल्दी बदल दिया संतोष जी। आप महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, वो आपके समर्थन में जो लोग हैं वो उसके खिलाफ खड़े हैं और आप सरकार की गोद में बैठे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अजीत मंडोला जी से भी मुझे बहस में लाना है। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है, एक छोटे से इंतजार के बाद। छोटे से इंतजार के बाद फिर एक बार आपका देश का सवाल में स्वागत है। जी हाँ, मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। अजीत साहब, मैं आपके पास नहीं आया था, विरोध के तौर पर विरोध आपने देखा टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार पूर्वोत्तर में हो रहे विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत साहब, जिन्ना के विचारों की जीत हुई ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं भी हैरान हूं थोड़ा इस तरह के बयानों से कि क्यों विपक्ष ऐसा कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब अनुच्छेद 370 का विधेयक पारित हुआ था, उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। कुछ इस तरह के सवाल इस बिल को लेकर भी, जो अभी ये नागरिक संशोधन विधेयक आया है, इसको लेकर भी उठेंगे। देखो, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ बाकी बहुत ज्यादा असर कहीं होने वाला नहीं है देश में। पश्चिम बंगाल में जरूर राजनीतिक जब चुनाव आएगा तब ये मुद्दा बनेगा और कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाएगी पश्चिम बंगाल में।
इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विरोध केवल विरोध के लिए हो रहा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब मैं हैरान हूं, आज जैसे उत्तर प्रदेश में अगर वहां की कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप विरोध करिए, अब उत्तर प्रदेश राज्य में इसके विरोध का क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं जैसे शिवसेना के उसको आपने अभी सुन रहा था उनके प्रवक्ता को कि हम कल रुख तय करेंगे, शिवसेना को मौका मिला है वो विरोध करेगी, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो आंकड़े अभी बीजेपी के जो फ्लोर मैनेजर हैं, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और कई ऐसे बड़े नेता उतर गए मैदान में, और जो संख्या गणित है तो उसमें मुझे लगता है कल सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर शिवसेना विरोध, उनके 3 सदस्य विरोध भी करती है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शिवसेना के लिए फिर राजनीतिक रूप से आने वाले टाइम पर महाराष्ट्र में क्या इसका असर पड़ता है ये देखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा होगा। अजीत जी मैं आपके पास आता हूं, जरा आप ही के जवाब से जुड़ा हुआ एक सवाल बीजेपी प्रवक्ता शाजिया से लेते हैं। शाजिया, भारत हिंदू पाकिस्तान ये स्वरा भास्कर कहती हैं, जिन्ना के विचारों की जीत हुई, और इसके साथ साथ विपक्ष की आवाज यहां सुनकर वहां इमरान पहलवान बन रहे हैं। देखिए, बहुत ही बेशर्मी के साथ इमरान खान ने बयान दे रहे हैं, जबकि उनको तो ये जवाब देना चाहिए कि 1947 में जब 23% अल्पसंख्यक थे, यानी कि हिंदू और सिख, जो अब सिर्फ 3% रह गए हैं, और सिर्फ बात की जाए हमारे हिंदू भाई बहनों की तो वो 1.5% और सिख भाई बहनों की तो 1.5% है, उस पर बचाए वो जवाब देने के दूसरे देश में, भारत देश में क्या हो रहा है और उनके पार्लियामेंट में क्या हो रहा है उस पर वो बयान दे रहे हैं, तो अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक फेल स्टेट है, और उसकी पूरी राजनीति और ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ भारत में क्या हो रहा है उस पर केंद्रित है। अनिर्बान, आपने सुना जैसे लोगों की बात है, शायद उन्होंने बिल पढ़ा नहीं है या वो समझते नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर बिल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि संशोधन की बात हो रही है और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की जहां बात की जा रही है, यानी कि मजहबी तौर पर प्रताड़ना, तो वो शायद बेहतर समझेंगे। पाकिस्तान मेरी एक अजीत जी आप अपनी बात रखें, फिर मैं अनिर्बान को शाजिया के जवाब पर। मेरी भी समझ में नहीं आ रही इमरान। हाँ, नहीं, साजिया जो कह रही हो ठीक कह रही है। मैं हैरान इस बात से हूँ पाकिस्तान की, भाई इमरान खान को लेकर कि वो हमारे देश के मुसलमानों को लेकर क्यों चिंतित हैं। हमारे देश के मुसलमान तो खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो उनको लेकर क्यों परेशान है। जी, मैंने यही कहा कि हमारे मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत हो रही है, भटकाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। अनिर्बान, आपने शाजिया को सुना कि आखिर शरणार्थी कौन होता है, क्यों सरकार ये बिल ला रही है, नागरिकता संशोधन बिल ये सरकार ने कल लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में कल आएगा। आपने जवाब सुना, आपके पास इसके जवाब में कोई जवाब बचता है? जी बिल्कुल बचता है। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि सीएबी और एनआरसी ये दो अलग चीज नहीं है। बीजेपी की जो रवैया है उससे ही पता चलता है कि एक ही मुद्रा के दो साइड्स हैं। तो एनआरसी की जो प्रक्रिया उन्होंने आसाम में चलाई, उससे जो तहलका मचा आसाम में, जितने लोग मरे, जितने लोगों को अपने सब घर बार बेचकर ये डॉक्यूमेंट्स के पीछे भागना पड़ा। आपको लगता है कोई सभ्य देश में कोई सभ्य जो सरकार है वो ऐसा कर सकता है? अपने लोगों के साथ नहीं हो सकता। ये बीजेपी की जो राजनीति है, ये ऐसे कामों में देशों में एक रजिस्टर होता है, उलझाए रखना है और उलझा मैडम जी आपने बोला मुझे भी बोलने दीजिए। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है जब मैं सच बोल रहा हूं? तो ये जो रजिस्टर के नाम पे, ये बिल के नाम पे ये लोग उधम मचा के रखेंगे, और इसमें जो अरे भैया फिर से आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अनिर्बान आप बोलिए, अनिर्बान आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जो मुद्दे जो होते हैं, हाँ जो अहम मुद्दे होते हैं रोटी कपड़ा और मकान के, वो मुद्दे आप कभी उठा ना पाओ, ये इनकी टारगेट है। ऐसे आपको दौड़ाते रहेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर दौड़ो, इस चीज को लेकर दौड़ो, उस चीज को लेकर दौड़ो, ऐसे आप दौड़ते रहो, कभी सरकार के खिलाफ उंगली मत उठाओ। ये सिचुएशन क्रिएट करना इनका मकसद है और यही ये करना चाहते हैं।
वो धर्म के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे और पूरे देश को वो पाकिस्तान जैसे अपने नागरिक पर अत्याचार करते, ये भी वही करना चाहते हैं। शाजिया बहुत बड़ा आरोप अनिर्बान लगा रहे हैं। शाजिया बहुत बड़ा आरोप अनिर्बान ने लगाया, आप जवाब दीजिए शाजिया। नहीं, मैं ज्यादा ध्यान से मैंने सुनी नहीं उनकी बात को, क्योंकि वो मैं जब भी उनसे बात करती हूँ उनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सरकार यानी कि भाजपा के खिलाफ ही जहर उगलता है और जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ना ही तार्किक तौर पर ना ही तथ्यों के रूप में। तो मैं उनको बता दूं अनिर्बान जी से कि आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर ये हो रहा है। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं टीएमसी को, आप उस पार्टी के नुमाइंदे के, अब बोलने दीजिए, अब हमें बोलने दीजिए। अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? अब आपको मिर्ची क्यों लगने लगी? बराबर से ना, दो स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होने चाहिए। जो आप अभी कर रहे हैं डिबेट में, वही आप राजनीति में भी करते हैं। जब आप बुलाते हैं बांग्लादेश से फिल्म स्टार्स को और आप बात करते हैं मुसलमानों की और दुर्गा पूजा के लिए जहां पे विसर्जन करने के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, तो आप बताइए आप कौन सी राजनीति में यकीन करते हैं? आप बताइए। यहाँ तो अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि देश के जो मुसलमान हैं उनसे इस कानून का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्यों झूठ मूठ उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं? क्यों वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं भाई? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और आपको लगता है बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाते रहेंगे, हम जवाब भी नहीं देंगे, हम आपको एक्सपोज भी नहीं करेंगे, हम बताएंगे भी नहीं लोगों को, ना डराओ भावा। हम नहीं, मैं बता रही हूँ, आपको क्या लगता है? अनुमति हो तो उत्तर दे दो। झूठ बोलेंगे और गुमराह करेंगे। थोड़े में दीजिए, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मेरे साथ और भी मेहमान हैं और मुझे मुद्दे बहुत सारे हैं। कहाँ मुसलमान खतरे में है देश का? ये तो हम बात कर रहे हैं छोटा सा जवाब, फिर मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। जो देश के बाहर है, 3 देशों में है। छोटी सी जवाब यही है कि धर्म को लेकर, मजहब को लेकर जो बांटने वाली राजनीति, वही बीजेपी की रोटी कपड़ा है। उस रोटी रोजी है, उसी से ये अपनी दुकान चलाते हैं और वे सीएबी भी उसी दुकान का प्रोडक्ट है। तो उस दुकान से निकला हुआ प्रोडक्ट कभी देश का भलाई नहीं कर सकता। तो जो भी आदमी ये सीएबी की के विरोध कर रहा है, अनिर्बान दुबे जी, अगर कल सरकार मान लेती और सरकार ये कह देती कि 25 साल तक उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, तो आप क्या सरकार के साथ हो जाते? देखिए मनीष जी, हमने शुरू में ही कहा, हमारे नेताओं ने भी ये बात को कही कि हम किसी भी जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे देशों में है, जो मुस्लिम देश है, वहां हिंदू रह रहा, सिख रह रहा, पारसी रह रहा, जैन रह रहा, तो उनको कहीं ना कहीं वहां वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए शिवसेना शुरू से कहती रही है कि जो है हम इनका समर्थन करना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए और इनको जो है यहाँ स्थापित करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर हमें इतने जल्दी भरोसा करना चाहिए? उनको हमने कहा नागरिकता दीजिए, लेकिन उनके आचरण जब तक सही ना हो जाए, उनके आचरण को देखिए, उनके व्यवहार को देखिए देश के प्रति, उसके पास उनको वोटिंग का अधिकार दीजिए। आपको महाराष्ट्र की सत्ता जाने का डर तो नहीं लग रहा अगर कल आप विरोध करते हैं? वोट का खजाना न बनाया जाए, इस बात को लिए हम लोग दुबे जी, आपको महाराष्ट्र की सत्ता खिसक जाने का डर तो नहीं है? अगर कल आप विरोध नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके सहयोगी आपसे हाथ खींच ले। एआईएमआईएम ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोगों ने कल जो किया वो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है। शिवसेना डर, मनीष जी, शिवसेना डर के बात नहीं करती है, शिवसेना खुल के बात करती है। और हमने ये कहा कि हम राष्ट्र हित में हर मुद्दे पे, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र को संरक्षण और संचालित करने के लिए अगर कोई भी सरकार अगर वहां हो और कोई ऐसा बिल लाए, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारी बातों को सुनी जाए, हमारी बातों को सुनी करके बिल लाना है जाए, इसकी भी बात हमने कही है। और ये होना चाहिए था। और बिल लाने का जो टाइमिंग है, बड़ी आग है और पूर्वोत्तर में वो आग धधकती दिख रही है। जीडीपी कहाँ है? बिल्कुल, जीडीपी की स्थिति आप देखिए, देश में महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रही है। दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ, दुबे जी आपके पास आता हूँ। बोरा साहब को सुनते हैं, बोरा साहब को सुनते हैं। कोई जरूरी है? बोरा साहब, ये बिल में बड़ी आग है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चिंता का विषय है ही, क्योंकि जैसा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो चाहते हैं कि कोई भी नहीं आए। अब उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए होम मिनिस्टर ने लोकसभा में बड़ा कुछ कहा है और कई संगठनों से वहां पे बात की है, पॉलिटिकल पार्टी से बात की है,
मणिपुर को एश्योरेंस दिया है, त्रिपुरा को एश्योरेंस दिया है, तो ये एश्योरेंस दिया है उन्होंने। अल्टीमेटली अब ये है कि वहां क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई ये मानेंगे नहीं बात, ये लोग आते रहेंगे, तो ये चिंता तो रहेगी। लेकिन इस तरह तो इस देश में अलग अलग चिंताएं हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में पुल्स हैं। अल्टीमेटली देखिए, विल ऑफ द पीपल मैटर्स। कितने लोग जो हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, जिसके वोरा साहब, आप नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने वहां देश की सेवा की है, ये आग कब बुझेगी? मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में लोगों से बातचीत करके, उनको बात एक्सप्लेन करके, उनको समझा के, एक नया अकॉर्ड, उनकी चिंता, नहीं, नॉट अकॉर्ड। अकॉर्ड तो इंडिविजुअल स्टेट्स इंसर्जेंट्स के साथ होता है। इसमें तो इन्होंने काफी बातचीत ऑलरेडी की है उन लोगों से, लेकिन फिर भी, और वहां भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, कई तो पॉलिटिकल कारणों से कर रहे हैं कि क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति है। अब चाहे वो त्रिपुरा में किसी कारण से हो, असम में आप सब जानते हैं किस कारण से हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी विरोध तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से है, ना कि असली मुद्दों की वजह से है। शाजिया, आपको लगता है कि आप लोगों ने देश के मुसलमानों को साथ में नहीं लिया, इसलिए इस तरह का भ्रम है, इस तरह का डर है, या कोई ऐसा है जो इसको फैला रहा है और चाहता है कि देश में सांप्रदायिक तनाव हो? देखिए, आपकी बात से मैं कुछ हद तक इत्तेफाक रखूंगी कि वाकई में भ्रम है और कुछ लोग गुमराह करके वही पुरानी घिसी पिटी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि देश के जो मुसलमान हैं, जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान के बराबर, बल्कि थोड़े ज्यादा देश के अंदर हैं, और इतनी बड़ी संख्या और तादाद जो इंडियन भारतीयों की है, मुसलमानों की है, भारतीय मुसलमानों की, उस तादाद को और उस संख्या को जरा सी भी, रत्ती भर भी किसी भी तरह से ना तो घबराहट होनी चाहिए, ना ही उनका इससे कुछ लेना देना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब हम बात शरणार्थियों की कर रहे हैं और उन लोगों की कर रहे हैं जो देश से बाहर आ रहे हैं, तो देश के जो मुसलमान हैं वो क्यों परेशान हो? भाई हम जाहिर सी बात है घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं, तो देश का जो मुसलमान होगा वो क्यों परेशान होगा? अजीत जी, हमारी नागरिकता के अंगने में पाकिस्तान और यूएस का क्या काम? बात है, इस पे मैं भी बोलना चाहूंगा। जी, वोरा साहब आपके पास भी। जी अजीत जी, इस पर जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से इंतजार के बाद। देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, विपक्ष के बयानों से शायद इमरान खान को यह बल मिल गया कि उन्हें नसीहत देने का मौका मिल गया। और इसके साथ साथ बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस के एक आयोग ने यह तक कह दिया कि सरकार धार्मिक इस मुद्दे को लेकर अगर आगे बढ़ी थी तो सरकार नाकाम रही। मेंडोला साहब, आपका जवाब। जी देखिए, वहां पर कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, एक धार्मिक संस्था, वहां की जो विदेश नीति है उसने भी इसका विरोध करा है। उन्होंने कहा, उनको ये आशंका है शायद कि जो यहाँ पर दूसरे जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता पर सवाल उठेगा। हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दे दिया है, किसी की नागरिकता खत्म नहीं की जा रही है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, जैसा है वैसे ही चलेगा। अब ये होता क्या है कि इमरान खान ने एक मौका देकर राजनीति करने की कोशिश की है। वो यहाँ के एक मैसेज देना चाहते हैं कि घर संभल नहीं रहा अजीत जी, अपना घर संभल नहीं रहा और भारत के अंगने में आकर नागरिकता में नाचने को तैयार है इमरान खान। जी हाँ, वोरा साहब, आपको लगता है यूएस इस पे अपनी रोटी सेकना चाहता है? यूएस का जो एक आयोग है, आप पाकिस्तान को देखिए, वो सांप्रदायिक तनाव फैलाकर फिर एक बार उन्माद पैदा करने की कोशिश कर। देखिए, अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, वो एक कमीशन है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको ना तो भारतवर्ष के इतिहास का पता है, ना यहाँ की समस्याओं का पता है। 250 साल पुराना देश है, और उन्होंने सब ठेका ले रखा है सारी दुनिया को करने का। तो मुझे लगता है हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की बात रही, इमरान खान ने एक चीज और कही कि बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी करने के लिए। उनसे पूछिए उन्होंने कितनी सिक्योरिटी की? 30% से 1% आ गए। और आखिरी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी बातें हैं, अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो लीगल इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, तो उनको फैसला करने दीजिए आप। और अपनी रोटियां मत सेकिए प्लीज, खुदा के लिए, और कम से कम यहाँ पे ज्यादा बवाल मत करिए, वायलेंस मत करिए। जी बोला साहब। शाजिया, मुझे देश का सवाल यही खत्म करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मानवीय आधार को, मानवता के आधार को ध्यान में रखकर धर्मम शरणम
शरणार्थी। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों